This podcast is proudly supported by Gale India Limited under its Corporate Social Responsibility Initiative. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। बदलता दौर में आज हम बात करेंगे एक और नए स्टार्टअप, एक नए टॉपिक की जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। बात तो आज हम एक्सेसिबिलिटी की करेंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी थॉट दिया है कि जैसे हम विजुअली इम्पेयर्ड की एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, जब बिल्ट इन्वायरमेंट की बात करते हैं, उस तरह से हम एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम न्यूरो डाइवर्जन पर्सपेक्टिव बात नहीं करते हैं। उसका कारण एक अवेयरनेस हो सकता है, हमें उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, और दूसरा इस बारे में बात बहुत कम होती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक्सेसिबिलिटी पे जब हम बात कर ही रहे हैं, क्यों ना इस टॉपिक पर भी बात की जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सेंसरी ऑल की फाउंडर शिवानी शाह जी हैं। उनसे जानेंगे उनके इनिशिएटिव के बारे में और सेंसरी जो रूम्स बन रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों है, क्या होता है ये, और क्या है एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम न्यूरो डाइवर्जन पर्सपेक्टिव। शिवानी मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पर। थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ बुलाया और न्यूरो डाइवर्सिटी के टॉपिक को विजिबिलिटी देने के लिए इस पॉडकास्ट में आपके एक्सेसिबिलिटी सेक्शन में इसको जगह दी। वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थैंक रेडियो उड़ान एंड आई थैंक यू वेरी मच फॉर इट। सबसे पहले तो हमें थोड़ा अपने बारे में बताएं और थोड़ा सेंसरी ऑल के बारे में बताएं। तो मेरा नाम शिवानी शाह है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, एक्सेसिबिलिटी कंसल्टेंट हूँ एंड सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने सेंसरी ऑल स्टार्ट किया। ये एक सोशल इम्पैक्ट स्टार्टअप है। इसका प्राइमरी एम है कि हम इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल एनवायरनमेंट्स बनाएं और असिस्टिव टेक्नोलॉजी बनाएं जो स्पेसिफिकली न्यूरो डाइवर्जेंट इंडिविजुअल, जैसे कि जिनको ऑटिज्म हो, एडीएचडी हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो या दूसरे न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस हो, उनको हम सोसाइटी में मेन स्ट्रीम एनवायरनमेंट्स में जैसे स्कूल, वर्क प्लेसेस, इवेंट्स, इनमें हम इंक्लूड कर सके। इस एम से हमने सेंसरी ऑल स्टार्ट किया। और मेरे बारे में अगर मैं बताऊं तो मैं एक आर्किटेक्ट के बाद मैं एक अनंत फेलो हूँ। मैं इंडिया इंक्लूजन 2024 फेलो हूँ। मैं एक बिल्डिंग वेलनेस एक्रेडिटेड प्रोफेशनल हूँ और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूजन में मैंने सर्टिफिकेशन लिया है, फोकसिंग ऑन ऑटिज्म एट वर्क प्रोग्राम्स। एंड सेंसरी ऑल एक जो स्टार्टअप है वो हमारी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को टीसीएस डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर, एनएसआर सेल आईआईएम बैंगलोर, सेल्को फाउंडेशन, यूथ कोलैब, एटीएफ कैटलिस्ट प्रोग्राम और एनसीपीडीपी जैसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि ये सेंसरी रूम्स क्या होते हैं। तो हमें थोड़ा सा विस्तार में बताएं, क्योंकि बहुत सारे लिसनर्स को मालूम नहीं होगा ये सेंसरी रूम्स क्या होते हैं और ये कैसे हेल्प करते हैं पर्सन्स विद न्यूरो डाइवर्सिटी को। तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे एक पर्सन जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उनको शायद उनका एक्सेसिबिलिटी के लिए पहला रिक्वायरमेंट शायद एक फिजिकल रैंप होगा। जो लो विजन या ब्लाइंड इंडिविजुअल्स है, उनके लिए एनवायरनमेंट्स में उनको स्पेसिफिकली नेविगेशन या ओरिएंटेशन सपोर्ट चाहिए रहेगा एज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट। उसी तरीके से जो न्यूरो डाइवर्जेंट पर्सन है, उनको कॉग्निटिव चैलेंजेस और सेंसरी चैलेंजेस होते हैं। इसका मतलब उनके लिए एक रेगुलर एनवायरनमेंट, उनकी लाइट, उसके अंदर के लोग, उसकी स्मेल, उसके अंदर की आवाज़ें कभी कभी ज़्यादा स्टिम्युलेटिंग या ज़्यादा सुनाई में आती है या कम सुनाई में आती है। उसी के कारण एक कॉग्निटिव चैलेंज उनके लिए खड़ा हो जाता है टू एक्सेस एनी एनवायरनमेंट। ये चीज़ सुनने में बहुत अजीब लगती है क्योंकि ये बहुत इनविजिबल है। हम एक रैंप को देख सकते हैं तो हम उसे समझ भी सकते हैं, बट बिकॉज ये सारे चैलेंजेस एक एक्सपीरियंस बिल्ड करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ये बहुत इनविजिबल होते हैं, पर न्यूरो डाइवर्जेंट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होते। सो इसके लिए इसी कॉग्निटिव बैरियर और सेंसरी चैलेंज को एलिवेट करने के लिए, उसके अंदर आराम से किसी भी एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से नेविगेट करने के लिए एक स्पेस की ज़रूरत होती है। एक स्पेस, चाहे आप उसको एक रूम में बदल दो या एक कॉर्नर में बदल दो, एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर
इस तरीके के सपोर्ट सिस्टम्स अवेलेबल हो जो किसी भी इंडिविजुअल को रिलैक्सेशन, कामिंग, सेंसरी ओवरलोड से उनको हेल्प करने के लिए ऐसे इक्विपमेंट्स और ऐसी स्ट्रेटजीज अवेलेबल हो। इस तरीके के एनवायरनमेंट को हम एक सेंसरी रूम, कामिंग रूम या क्वाइट रूम बोल सकते हैं। वैसे तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं और इन तीनों चीजों की डिटेल्स भी अलग अलग हैं, बट लार्जली कॉमनली हम इनको एक सेंसरी रूम या कामिंग रूम बोल सकते हैं। तो मेरे 3 सवाल हैं इसको लेके। पहला सवाल तो ये है कि आपने कहा ये तीनों अलग है, तो डिटेल में बताएं कि तीनों कैसे डिफरेंट हैं और एक सेंसरी रूम बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए। दूसरा, जो लोग यूज करते हैं, क्योंकि आप इसी डोमेन में है, तो अभी तक लोगों का क्या फीडबैक है, क्या इम्पैक्ट निकल के आया है। और तीसरा, इससे दोनों से ही जुड़ा हुआ सवाल है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है हर किसी के लिए हर जगह पे इस तरह के रूम बनाना, चाहे घर हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस हो। राइट, सो हम एक वन बाय वन सारे क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि हमें एक एनवायरनमेंट की जरूरत है जो एक डेडिकेटेड एनवायरनमेंट हो, डीमार्केटेड डेडिकेटेड एनवायरनमेंट हो, बाकी सारे एनवायरनमेंट से थोड़ा अलग, जहाँ पे एक पर्सन को टाइम मिल सके, स्पेस मिल सके एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, इस तरीके का स्पेस। नाउ जब हम बोलते हैं कि एक क्वाइट रूम है, जो कि काफी एयरपोर्ट्स में भी अवेलेबल होता है, एक क्वाइट रूम एक ऐसा रूम होता है जिसके अंदर प्राइमरी सेंसरी इनपुट, जो ऑडिटरी इनपुट होता है यानी आवाजें, वो वहां पे सबसे पहले नहीं होती है। क्वाइट रूम में दूसरी चीज जो होती है, दूसरे सेंसरी सपोर्ट जैसे कि लाइट हो गया, म्यूजिक हो गया, ये भी नहीं होता है। तो प्राइमरीली क्वाइट रूम एक ऐसा रूम है जहाँ पे कोई सेंसरी स्टिम्युलेशन या कोई भी सेंसरी क्रिएट करने वाली चीजें अवेलेबल नहीं होती। इसको आप एक ब्लैंक रूम विद कंफर्टेबल सीटिंग ऑप्शन विद अकूस्टिक कंट्रोल जैसा रूम आप समझ सकते हैं। नाउ सेकंड चीज आती है कामिंग रूम एंड सेंसरी रूम। कामिंग रूम और सेंसरी रूम में बहुत फाइन डिफरेंसेस है। एक सेंसरी रूम एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी या थेरेपी रूम में ज्यादा यूज होता है, ये टर्म ज्यादा यूज होता है आज की तारीख में। स्पेसिफिकली इंडियन पर्सपेक्टिव से एक सेंसरी रूम को थेराप्यूटिक स्पेशल स्कूल का सेटअप ज्यादा माना जाता है, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बताती हूँ। एक सेंसरी रूम में स्टिम्युलेशन लेने के मतलब अलग अलग तरह की लाइट्स, अलग तरह के म्यूजिक, टैक्टाइल इक्विपमेंट, कंफर्टेबल सीटिंग, कंप्रेशन, ऐसे अलग अलग टाइप की स्टिम्युलेशन देने वाले बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स और चीजें होती है, उसे एक सेंसरी रूम कहा जाता है, जिसके अंदर आप या तो सेंसरी डीकम्प्रेस कर सकते हैं, यानी जिनको सेंसरी ओवरलोड या ज्यादा सेंसरी स्टिम्युलेशन होता है, वो उस एनवायरनमेंट में जाके अलग अलग चीजें यूज करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। सिमिलरली जिनके लिए सेंसरी इनपुट जरूरी होता है, उनके लिए जैसे जो हाइपो स्टिम्युलेटिंग होते हैं, उनके लिए इस रूम के अंदर अलग अलग इनपुट्स अवेलेबल होते हैं। एक सेंसरी रूम इस तरीके का रूम होता है। अब हम एक कामिंग रूम की बात करें तो कामिंग रूम के अंदर बहुत सारे सेंसरी इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। उसका मेन एम होता है डीकम्प्रेशन, यानी कि प्राइमरी एम होता है सेंसरी इनपुट को रिड्यूस करना। किस तरीके से? लाइट्स डिम हो सकती है, ब्राइटनेस कम हो सकती है, ऑडियो कम हो सकता है, कि सेंसरी इनपुट प्रोविजन से ज्यादा रिडक्शन हो सके। तो ऑल्दो कामिंग और सेंसरी रूम जो ये टर्म है, इनको हम बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट इन दोनों में काफी फाइन डिफरेंसेस भी अवेलेबल है। अलग अलग सेटिंग्स में, चाहे अगर आप एक वर्क प्लेस है, एक आईटी कंपनी में वर्क प्लेस इंक्लूजन के अंदर एक न्यूरो डाइवर्सिटी अकोमोडेशन बनाना चाहते हैं, तो आप इन टर्म्स के स्पेसिफिक्स को समझ के उस टाइप का रूम चूज कर सकते हैं जो ज्यादा वायबल है। सिमिलरली अगर आप एक एयरपोर्ट पे या एक स्कूल के अंदर या एक इंक्लूसिव स्कूल के अंदर एनवायरनमेंट बना रहे हैं, तो आप स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि क्या टर्मिनोलॉजी आर्किटेक्चरली ज्यादा सूटेबल है। तो कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन कि सेंसरी रूम का क्या कुछ इम्पैक्ट है, तो हम इसको दो तरीके से समझेंगे। एक, हम समझेंगे रिसर्च क्या कहती है,
और हम ये समझेंगे कि सेंसरी ऑल में जो अभी तक प्रोजेक्ट्स किए हैं सेंसरी एक्सपीरियंस जोन और सेंसरी रूम इम्प्लीमेंटेशन के, उससे हम क्या सीखें। तो रिसर्च ये कहती है, और हमें इसमें ये भी समझना पड़ेगा कि ग्लोबली जो भी रिसर्च हुई है सेंसरी रूम्स पे, वो ज़्यादातर अर्ली इंटरवेंशन एंड चिल्ड्रन को लेके हुई है इन एजुकेशनल सेटअप्स। सो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन जिसमें ये समझा गया है कि सेंसरी रूम या एक्सक्लूसिव रूम या एक क्वाइट एनवायरनमेंट के होने से बच्चों में अटेंशन डेफिसिट जो है या फिर इमोशनल रेगुलेशन के चैलेंजेस रिड्यूस होते दिखे हैं। ये काफी सारे ऐसे अलग अलग रिसर्च हुए हैं और इसके इफेक्ट्स भी दिखे हैं। हाउएवर ये रिसर्च अभी बहुत ज्यादा लर्निंग एनवायरनमेंट्स सेंट्रिक है। पब्लिक एनवायरनमेंट्स या एयरपोर्ट्स पे बहुत कम रिसर्च हुए हैं, जो हुए हैं उनकी सैम्पल साइज बहुत कम है, बिकॉज ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, रिसर्च करना थोड़ा इजी हो जाता है। अडल्ट के ऊपर रिसर्च करना एक पब्लिक स्पेस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट एविडेंस ये कहता है कि ऐसे एनवायरनमेंट्स में जो प्रिडिक्टेबिलिटी होती है तब लोग ज़्यादा बेटर इमोशनल रिस्पॉन्स दे सकते हैं, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है, अटेंशन इम्प्रूव होता है। नाउ सेकेंड चीज़ जो हम जानते हैं सेंसरी ऑल के काम। तो 2024 में हमने इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो गोवा में होता है उसके अंदर हमने एज ए इंक्लूजन पार्टनर वर्क किया था। हमने इवेंट को फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सेसिबिलिटी में न्यूरो एक्सेसिबिलिटी कंसिडरेशन लाए थे। हमने ट्राई किया था कि ये इवेंट न्यूरो डाइवर्स इंडिविजुअल्स और उनके केयर गिवर्स के लिए भी एक्सेसिबल हो। इसके लिए हमने बहुत सारे इंटरवेंशन किए, बट सेंसरी रूम रेलेवेंट हमने डार्क रूम एनवायरनमेंट बनाया, एक कामिंग क्वाइट रूम एनवायरनमेंट बनाया और एक हाई स्टिमुलेटिंग प्ले एरिया बनाया। अलग अलग टाइप्स के लोग विद डिफरेंट न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशंस या डिफरेंट सेंसरी सेंसिटिविटी, कुछ लोगों को डार्क एनवायरनमेंट में काम होता है, कुछ लोगों को ब्राइट एनवायरनमेंट में होता है, कुछ को हाई लाइट्स चाहिए, कुछ को लो लाइट्स चाहिए। ये सारे नीड्स का ध्यान रखते और एक लार्ज पब्लिक इवेंट को मद्देनजर रखते हमने ऐसे स्पेसेस बनाए जहाँ डिफरेंट लोग अलग अलग नीड्स के हिसाब से जा सकते। इससे हमें प्राइमरीली एक चीज समझ आई कि पेरेंट्स और केयर गिवर्स की जो टेस्टिमोनीज हमने ली उनका सबसे पहला रिएक्शन ये था कि हाँ हमारे लिए भी कुछ सोचा गया। दैट वाज द फर्स्ट। सेकंड, कोई भी टाइप का सेंसरी ओवरलोड या मेल्टडाउन होता है, पेरेंट्स का सबसे पहला और एक ही ऑप्शन होता है उनके पास, दे हैव टू लीव द प्लेस, they have to leave from the event or the educational institute, they have to leave and go back to their homes. And most of the time बच्चे या adults ऐसे events का participation ही नहीं कर पाते हैं, but because of having that kind of a room, बच्चे and adults both could find a space to rest for a certain duration. कुछ पेरेंट्स ने तो अपने बच्चों को काफी घंटों तक सेंसरी रूम में ही रखा हुआ था ताकि वो वहाँ पे इंटरैक्ट करें। स्लोली दे वर टेकिंग देम टू सम टॉक्स, सम कल्चरल प्रोग्राम। उसके अलावा हमने एक और इम्पैक्ट देखा कि वाइल ये रूम डिजाइन किया गया था न्यूरो डिवर्जेंट इंडिविजुअल्स को माइंड में रखते हुए, पेरेंट्स एक्चुअली गॉट अ बिगर रिस्पाइट because when parents come to an event they also want to be a part of the mainstream which they are unable to be. तो पेरेंट्स भी बच्चों को रूम्स में रख के कुछ देर के लिए they could also enjoy. अपार्ट फ्रॉम दैट वी सॉ कि न्यूरो डिवर्जेंट इंडिविजुअल्स के अलावा इवेंट में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको डायग्नोस्ड कंडीशंस नहीं थी, बट दे हैड anxiety because of big spaces, crowding, lot of people. These were also the people जो सेंसरी रूम्स में हमारे स्पेसेस में काफी देर तक बैठे एंड अलग अलग टाइम पे 6 दिन के पूरे इवेंट में अलग अलग टाइम पे वो लोग इस रूम को, इस फैसिलिटी को एक्सेस कर रहे थे। सो इसका इम्पैक्ट हमें काफी लार्ज स्केल पे दिखा। सिमिलरली वी वर्कड विद सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल इन गोवा। वहाँ पे हमने सेंसरी किट्स जो कि एक अलग अलग सेंसरी स्मॉल टूल्स का एक कलेक्शन होता है, हमने एक सेंसरी किट का प्रोजेक्ट उनके साथ किया। सो फॉर देम टू मेक द इवेंट एक्सेसिबल दे वांटेड फिजिकल अकोमोडेशंस टू बी अवेलेबल कि क्या हम कर सकते हैं। तो जैसे हम रिक्वेस्ट फॉर अ व्हीलचेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन काउंटर पे, उसी तरीके से रिक्वेस्ट फॉर अ सेंसरी किट का हमने
एक इंक्लूजन स्टार्ट किया वहाँ पे। तो काफी सारे पेरेंट्स ने इतने बड़े आर्ट्स फेस्टिवल में अलग अलग काउंटर से सेंसरी किट्स लिए, जिसके अंदर ईयर प्लग्स थे, सन ग्लासेस थे, विजुअल बॉटल्स थी, स्मेलिंग इनहेलर्स थे, ताकि वो लोग कंफर्टेबली इवेंट को एक्सेस कर सके यूजिंग द हेल्प ऑफ वेरी स्मॉल टूल। सो ये दोनों इंटरवेंशन से हमने देखा कि छोटे से बड़े दोनों लेवल के इंटरवेंशन में पीपल फील दैट देयर नीड्स आर विजिबल, एड्रेस्ड, एंड दे फील बिलोंग टू अ स्पेस। राइट। और क्या ये प्रैक्टिकल है रूम बनाना हर किसी के लिए? हर किसी के लिए रूम बनाना प्रैक्टिकल नहीं है, उसी तरीके से कि हर एनवायरनमेंट में रैंप देना प्रैक्टिकल नहीं है। अगर कोई जगह 7 से 8 स्टेयरकेस है एंट्रेंस के लिए, तो एक रैंप बनाना जहाँ पे बहुत सारी स्पेस अवेलेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। बट क्वेश्चन ये है कि अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है? सो ऑल्टरनेटिव्स डेफिनेटली अवेलेबल है। अगर आप एक डेडिकेटेड रूम नहीं बना सकते तो आप एक कॉर्नर बना सकते हैं, एक डिमार्केटेड जोन बना सकते हैं, एक एरिया दे सकते हैं जो जिसको आप पार्टीशन कर सके। इतना प्रोविजन आप दे सकते हैं। और इसी प्रैक्टिकलिटी के इशू के कारण वी ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन मेकिंग सेंसरी पॉड्स। सो सेंसरी पॉड्स इज द assistive tech with the regulation device that Sensory All is currently developing. Sensory pod एक small 6 फीट बाय 6 फीट का एरिया है, एक कंप्लीटली कुशन्ड, टैक्टाइल, लाइट्स एंड म्यूजिक एनेबल्ड एनवायरनमेंट है, जिसको कोई एनवायरनमेंट जिनके पास बड़े रूम्स की अवेलेबिलिटी नहीं है वो किसी भी कॉर्नर में सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोविजन डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव यूज किए जा सकते हैं टू हैव अ डेडिकेटेड रेस्पाइट स्पेस। फिर से 3 सवाल है। एक, इसमें कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है जब आप कहते हैं कि ये 6x6 का ये खरीद सकते हैं पोर्टेबल रूम टाइप, जहाँ किसी को अगर कोई कॉर्नर बनाना है तो कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है? दूसरा, मेरे को ये समझना है कि क्यों सेंसरी जहाँ न्यूरो डाइवर्जन की बात मेन स्ट्रीम में नहीं हो रही है, बहुत कम होती है, इसलिए लोगों को पता ही नहीं है इम्पोर्टेंस क्या है ये सेंसरी किट्स की, सेंसरी रूम्स की। इवन डिसेबिलिटी में भी ये बहुत कम डिस्कस होता है। तो क्या रीजंस आप देखती हैं? और तीसरा सवाल मेरा रहेगा कि आज भी क्या बड़ी मिसकंसेप्शंस है न्यूरो डाइवर्जन इंडिविजुअल्स को लेके? तो सबसे पहले कॉस्ट क्या पड़ता है? कॉस्ट कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि हम किस लेवल ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट या किस लेवल ऑफ मॉडिफिकेशन या साइज ऑफ द रूम हम बनाना चाहते हैं। एक फुल फ्लेजेड सेंसरी रूम अगर हमें बनाना है जिसमें काफ़ी सारे अवेलेबल इंटरवेंशंस हो, तो उसका कॉस्ट कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि एरिया कितना है, कितना इंटीरियर मॉडिफिकेशन हमें करना है। बट फिर भी 3 to 5 लाख की रेंज से हम इस रूम को बना सकते हैं। बट उसके अलावा वॉट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्रमोट कि जहाँ पे ऐसे इतने फंड्स अवेलेबल नहीं है, इतनी डेडिकेटेड फैसिलिटीज नहीं बना सकते, वहाँ पे हम अकूस्टिक कंट्रोल कर सकते हैं, टैक्टाइल वॉल्स बना सकते हैं, हम डिमार्केटेड पार्टीशन वॉल कर सकते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत कम आती है। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे स्पेशल स्कूल्स जो इंडिया में है जहाँ पे एज अ थेरेप्यूटिक मेजर सेंसरी रूम होना चाहिए, वहाँ पे भी सेंसरी रूम नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस एंड लैक ऑफ फंड्स। इनसे स्कूल बहुत ही क्रिएटिवली अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, वॉल, कॉरिडोर्स का यूज करके सेंसरी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो हम उसी से इंस्पायर्ड होके छोटे छोटे एरियाज में भी ये चीज डेवलप डेफिनेटली कर सकते हैं जिसका कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन, हम इसको फेज वाइज कर सकते हैं, हम कैसे स्टार्ट करते हैं, किस इंटेंशन से स्टार्ट करते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू स्टार्ट। इसलिए सेंसरी हॉल में भी हम डायरेक्टली ये नहीं बोलते कि द एंटायर सोल्यूशन टू न्यूरोडाइवर्जेंट इंक्लूजन इज सेंसरी रूम। सेंसरी रूम वन ऑफ द वेज है। सेंसरी रूम एक अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, ना ही ओनली सोल्यूशन है। सो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जिससे हम एनवायरमेंटल लोड को रिड्यूस कर सकते हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए सेंसरी हॉल में हम न्यूरो एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करते हैं। एक न्यूरो एक्सेसिबिलिटी ऑडिट से एक्सेसिबिलिटी ऑडिट जो डिफाइंड ऑडिट है, उसमें काफ़ी फिजिकल पैरामीटर्स देखे जाते हैं जो
हार्मोनाइज गाइडलाइंस में डिफाइंड है। हार्मोनाइज गाइडलाइंस में काफी कम कंसिडरेबल पॉइंट्स है जो प्रैक्टिकली हम टैंजिबली एक एनवायरनमेंट में न्यूरो डाइवर्सिटी के लिए देख सकते हैं। सो हमने एक अपना प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क बनाया है न्यूरा, उसके अंदर बहुत सारे हमने कंसिडरेशंस और पॉइंट्स रखे हैं। हम एक एनवायरनमेंट को एसेस करते हैं, उसका ऑडिट करते हैं और हम ये बताते हैं कि अगर आप रूम नहीं बना सकते तो करंट एनवायरनमेंट में आप क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि एनवायरमेंटल लोड कम हो सके। एंड ये सारे ऑप्शंस जो है ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकते हैं। सो कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरो डाइवर्जेंस की मेन स्ट्रीम में या एक्सेसिबिलिटी स्पेस में कॉन्वर्जेशन कितनी कम की है। सो इसका जवाब देने के लिए आई विल हैव टू टेक यू back a little bit to when I started my work in the startup. So in 2022, I started Accessible Designs LLP. This is the name of my startup. I started it with my grandfather, and the reason was to make environments accessible and inclusive for all kinds of people. उसमें neurodivergent was included. So when we say to make it accessible to all people, including neurodivergent people. With this mindset and philosophy, we started working. But to my disappointment, when I started speaking to clients who wanted to make their environments accessible, or when I interacted with people within the accessibility space, मुझे समझ आया कि एक्सेसिबिलिटी को बहुत ज़्यादा फिजिकल एंड विजिबल डिसेबिलिटी स्टैंड पॉइंट से देखा जा रहा है। एंड जो गाइडलाइन, हार्मोनाइज गाइडलाइंस है, जो बहुत वेल डिफाइंड और प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर न्यूरो डाइवर्सिटी का एक सेक्शन है, बट बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड कंसिडरेबल एक्शनेबल आइटम्स नहीं थी। सो उसके कारण तीन चीज़ें होती थी। एक, काफ़ी लोग तो एक्सेसिबिलिटी कंसिडर ही नहीं करना चाहते थे, और जो लोग करना चाहते थे उनके लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग था। उनको या तो ये नहीं पता था कि अगर हमें एक्सेसिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना है तो न्यूरो डाइवर्जेंस के लिए अलग से सोचना चाहिए। आरएन रैम्प्स इनफ, आरएन नेविगेशन इनफ, उनको वो तो चल सकते हैं जिनको भी ऑटिज्म है। लॉट ऑफ देम कैन वॉक, अ लॉट ऑफ देम कैन सी। तो एक्सेसिबिलिटी की अलग से रिक्वायरमेंट्स थी। तो सबसे पहला कंफ्यूजन यहाँ था कि नीड आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हुआ है। एनवायरनमेंट का एक्सेसिबिलिटी से और न्यूरो डाइवर्जेंस से इंटरकनेक्शन क्या है, ये नीड आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तीसरी चीज, काफी प्रोफेशनल्स जो है इस फील्ड में वो समझते हैं इस बात को, बट प्रॉब्लम ये थी इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। क्या टेंजिबल एक्शनेबल आइटम्स हैं जो एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस में कन्वर्ट की जा सकती है। तो मोस्टली जब हम न्यूरो डाइवर्सिटी की बात करते हैं, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, टॉक की बात करते हैं, पीपल सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं। एनवायरनमेंट का क्या रोल है, इसका बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, स्पेसिफिकली इंडिया कॉन्टेक्स्ट में। सो इस रियलाइजेशन से 2023 में हमने सेंसरी ऑल स्टार्ट किया, और इस बार वी डिडंट से एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल इंक्लूडिंग न्यूरो डाइवर्जेंस, बट दिस टाइम वी स्टार्टेड विद अ मिशन एक्सेसिबिलिटी especially for neurodivergent individuals, because we realize कि सबसे पहले तो इस पूरे सेगमेंट को एक्सेसिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से विजिबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, उनकी नीड्स डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है, और हमें एक फ्रेमवर्क, गाइडलाइन या टेंजिबल डिलीवरेबल्स की ज़रूरत है जो हम किसी भी एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट कर सकें। सो इस तरीके से आवर जर्नी स्टार्टेड, एंड दिस ऑल्सो गिव्स एन आंसर कि क्यों न्यूरोडाइवर्जेंट या न्यूरो डाइवर्सिटी का इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो वन ऑफ द रीजन है कि न्यूरो डाइवर्जेंस एक स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर बहुत सारे ऑटिज्म, एडीएचडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसऑर्डर, बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आई वुड से डिसऑर्डर्स है, न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। हर कंडीशन के कंसिडरेशन अलग अलग है। सो आज मूवमेंट रिलेटेड डिसेबिलिटी के लिए लार्जली वी नीड थिंग्स दैट हेल्प्स इन फिजिकल एक्टिविटी। इस तरीके का कंसेंशुअस नहीं है व्हेन वी लुक एट न्यूरो डाइवर्जेंस एज अ कैटेगरी। सो इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग कि क्या चीजें हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सेकेंड चीज जो डिफिकल्ट है वो ये है कि क्या इन्हें जरूरत है। इतने लोग विद न्यूरो डाइवर्जेंस मेन स्ट्रीम में बाहर ही नहीं आ पाते। इट इज लाइक अ चिकन एंड एग सिचुएशन।
क्या हम रैम्प पहले बनाएं या क्या व्हील चेयर वाले पहले? सिमिलरली क्या हम एनवायरमेंट्स पहले मॉडिफाई करें या पहले एडल्ट्स जिनको ऑटिज्म है या बच्चे जिनको ऑटिज्म है या अदर कंडीशंस है वो पहले हैं? सो इट इज द सेम सिचुएशन ओवर हियर, क्योंकि हम इतने लोगों को देखते नहीं है हमारे एनवायरमेंट में, हमें लगता है कि ऑल दैट वी कैन थिंक अबाउट इज फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्पेशल स्कूल। उससे आगे मेन स्ट्रीम एनवायरमेंट में हम ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट सीइंग देयर रिप्रेजेंटेशन दैट मच। अवेयरनेस लेवल पे भी बहुत कम अवेयरनेस है। न्यूरो डिवर्जेंट नीड और उनकी एनवायरमेंट नीड, आज मैं क्या अकोमोडेशन डिमांड कर सकती हूँ एज अ पेरेंट, एज अ केयर गिवर, आई ऑल्सो हैव वेरी लेस आइडिया अबाउट इट। एंड सो दैट्स व्हाई जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनको भी ऐसा लगता है कि डिमांड तो बहुत कम है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फोर्थ चीज जो मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली प्रॉब्लम है कि एक्सेसिबिलिटी की जितनी बार भी हम बात करते हैं, हम न्यूरो डाइवर्स पॉपुलेशन को इंक्लूड करके बात नहीं कर पा रहे हैं। आज भी अगर कुछ पॉपुलराइज हुआ है तो सेंसरी रूम पॉपुलराइज हो गया है। तो इट इज लाइक ऑटिज्म या न्यूरो डाइवर्जेंस को इंक्लूड करना है तो सेंसरी रूम बना दो। बट सेंसरी रूम के अलावा भी इतने सारे कंसिडरेशंस हैं जिसमें एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन या कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की भी जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट में हम चेंजेस करके इंक्लूजन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इतने नुआंसेस जो हैं इस पर्टिकुलर इशू के, ये इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, अवेयर नहीं है लोग, और ना ही एक्सेसिबिलिटी की कोर्सेज जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर इतने ज़्यादा स्ट्रांगली इन सब चीज़ों की बात की गई है। गाइडलाइंस में भी बात जरूर की गई है, बट जो ग्लोबल गाइडलाइंस है स्पेसिफिकली जैसे यूके में डेवलप की है, वहाँ पे जितने डिटेल में एक एक प्रॉब्लम को उन्होंने समझाया है, उसका एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन बताया है और उसके लिए अकोमोडेशंस बताए हैं, उस तरीके के प्रैक्टिकल गाइड्स हमारे इंडिया में अभी इतने डिटेल में अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें क्यूमुलेट होके ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि हमें ना इस चीज के बारे में इतना आइडिया है, ना इसको डील करने के लिए हम इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे क्या कर सकते हैं उसके बारे में ज्यादा नॉलेज है। सो दैट क्रिएट्स एक्सक्लूजन एट मल्टीपल लेवल। बिल्कुल। और मिसकंसेप्शंस क्या है? सबसे ज्यादा जो मिसकंसेप्शन प्रिवेल करता है, जो हमने खुद ने फेस किया है इस फील्ड में, वो ये है कि न्यूरो डाइवर्जेंस, और उसके अंदर अगर मैं स्पेसिफिकली एक ही कंडीशन की अभी बात करूं जिसमें हम सबसे ज्यादा काम करते हैं, विच इज ऑटिज्म। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि फैक्ट ये है कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम कंडीशन है। हर बच्चा या हर अडल्ट या हर पर्सन जिसको ऑटिज्म है वो अलग अलग लेवल्स पे हो सकते हैं विद देयर सेंसरी प्रोसेसिंग, इमोशनल प्रोसेसिंग, एंड ऑल्सो उनके नीड्स भी बहुत अलग अलग हो सकते हैं। दो लोग के सिमिलर नीड्स नहीं होंगे या फिर एक पर्सन के भी सिमिलर नीड्स नहीं होंगे। तो इसके कारण बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल बन जाता है। दिस इज अ फैक्ट। बट मिसकंसेप्शन ये है कि जब इतना डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल है एक यूजर का, क्या हम कोई भी अकोमोडेशन से इस यूजर को अकोमोडेट कर सकते हैं? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर दैट वी हियर इज दैट इट्स नॉट पॉसिबल। So what is this misconception is that because there is diversity and we still today don't know how to tackle with each one of them in a universal way, we feel it's not possible. But हमारे जितने भी projects हमने किए हैं, हमें at least हमें लगता है that if we can't cater to the 100% of the diversity in the spectrum, we have to start somewhere. At least कुछ लोग benefit होंगे, and as we move on, we will learn how to make others benefited from the interventions we are doing. तो ये मिसकंसेप्शन हमें हटाना पड़ेगा। ये मिसकंसेप्शन प्रैक्टिशनर्स में नहीं है, हमने ये मिसकंसेप्शन पेरेंट्स में देखा है, हमने ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स में देखा है, हमने टीचर्स में देखा है, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते कि एक सोल्यूशन सबके लिए काम कैसे आएगा, विच इज ट्रू। एक सोल्यूशन सबके लिए काम नहीं आ सकता है, बट व्हाट वी वांट टू से इज दैट वी एज सेंसरी ऑल वांट्स टू स्टार्ट समवेयर। कहीं से हम शुरुआत करेंगे। टुगेदर एज एन इकोसिस्टम वी विल लर्न टू डेवलप हाउ टू वर्क फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन द स्पेक्ट्रम। सो ये मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा बैरियर है, कोई भी इनोवेशन को आगे लाने से रोकता है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि जिन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता उनके लिए एनवायरनमेंट क्या रोल प्ले करता है। काफी बार हमें ये लगता है कि इंक्लूजन के लिए लोगों का अवेयरनेस, लोगों की सेंसिटाइजेशन और स्टीरियोटाइप से
हम अगर ओवरकम कर लेंगे तो न्यूरो डाइवर्जेंट पीपल इंक्लूजन की तरफ आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है विच इज अ फैक्ट ऑल्सो कि ये बहुत जरूरी और प्राइमरी है, but at the same time it undermines completely कि even after you have the entire workforce sensitized, you will not be able to achieve inclusion because the environment restricts a person's complete, full and effective participation. So environment का रोल बहुत ज़्यादा अभी तक कितना ज़रूरी है ये बहुत सामने नहीं आया है, और उसकी तरीके से एक मिसकंसेप्शन बन जाता है कि इतना सामने नहीं आया है तो इतना ज़रूरी नहीं है। एंड बिकॉज ये बच्चे या अडल्ट इतना समझ नहीं पाते, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा कि लाइट का कलर क्या है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है। दिस इज अ मिसकंसेप्शन। सो आई थिंक विद पीपल अवेयरनेस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं अपने लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में आऊं, एक प्रश्न मैं आपसे जानना चाहता हूं, और ये मैं ज्यादातर लोगों से पूछता हूं। बहुत सारे जो एनजीओज मेरे साथ पॉडकास्ट करते हैं, जब बहुत सारे स्टार्टअप जो मेरे साथ पॉडकास्ट करते हैं, वो बहुत सारी रिसर्च का हवाला देते हैं कि ये रिसर्च ने ये बताया है कि इससे ये इम्प्रूवमेंट हुई है, हमारी स्टडी ये कहती है कि हमारी एनजीओ के प्रोजेक्ट से इतना बेनिफिट हुआ लोगों को। एट द सेम टाइम जब मैं ये पूछता हूं कि अगर रिसर्च ये कहती है कि इस चीज से लोगों को बेनिफिट हो रहा है या इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट हो रहा है, तो फिर ये प्रोजेक्ट या ये रिसर्च के जो आंकड़े हैं ये रेप्लिकेट क्यों नहीं हो रहे? अगर इन चीजों से बेनिफिट हो रहा है तो ये पॉपुलर क्यों नहीं हो रहे, लोग इन्हें यूज क्यों नहीं कर रहे? तो इज इट ओनली टू अट्रैक्ट फंडिंग, या आपको लगता है कि वाकई ये होता है, हम इसे समझ नहीं पाते हैं? राइट, आई थिंक आंसर इज वेरी सब्जेक्टिव कि हम कौन से डोमेन में उस रिसर्च की बात कर रहे हैं, किस टाइप का रिसर्च किया गया है। इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव टू दैट। स्पेसिफिकली अगर हम न्यूरोडाइवर्जेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो रिसर्च की रेप्लिकेबिलिटी इसलिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसलिए डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज हर एज ग्रुप में और हर काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम में, विद इन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो रिसर्च को रेप्लिकेट करना इन द एग्जैक्ट सेम वे काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर मैं हमारे ही पायलट की बात करूँ, हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, हमने 5 मंथ का हमने पायलट किया विद अ स्पेशल स्कूल इन इंदौर विद अवर रेगुलेशन डिवाइस एंड रेगुलेशन कॉर्स। 5 मंथ के पायलट में हमने 30 लोग within the age group of 4 to 35 we had in the pilot, and they were interacting with the pod. Now 300 sessions में हमने इनको ऑब्जर्व किया। 300 सेशंस में हमको पता पड़ा कि within the user also, आज जो यूजर जिस कंडीशन से काम डाउन या रेगुलेट हो रहा है, वही सेम कंडीशंस अगर एग्जिस्टिंग है 2-3 दिन बाद, तो वो उसी कंडीशंस में रेगुलेट नहीं हो पा रहा। सो इस चीज के लिए वी नीड लार्जर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जो कंक्लूसिवली बता सके कि एग्जैक्टली क्या चीजें करनी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत लिमिटेशन आ जाता है कि फंड्स एक्चुअली, हमें जो फील होता है, आई डोंट नो व्हाई एंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट यू हैव दैट एक्सपीरियंस, बट हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें लगता है कि इस यूजर ग्रुप के साथ काफी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करने की जरूरत है, जिसके लिए बहुत सारा सैंपल साइज चाहिए, अलग अलग जियोग्राफिक लोकेशन और डाइवर्सिटी इन द टाइप ऑफ एंड द लेवल ऑफ ऑन द स्पेक्ट्रम दे आर। इससे हमें बहुत सारा कंक्लूसिव डेटा मिल सकता है, हम को रिलेट कर सकते हैं कि क्या चीजें लार्जली यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सकती है। सो यस, फंडिंग इज रिक्वायर्ड, डूइंग द रिसर्च इज वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड थिंग, एक बार रिसर्च हो जाती है तो एक लिमिटेशन जो हमें लगा when we started with service and we still provide services, but then we also now are into a product based startup, we are developing assistive tech। हम क्यों assistive tech बना रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि लोगों के पास इनफ, स्पेसिफिकली इंडिया में लोगों के पास ऑटिज्म या दूसरे न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन के लिए प्रॉपर असिस्टिव टेक्नोलॉजीज नहीं है, एक्सेप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन स्क्रीनिंग के अलावा। तो काफी सारा रिसर्च जो अवेलेबल है वो ट्रांसलेट नहीं होता है प्रैक्टिकल गुड्स या इनोवेशन में। एंड सो जब आप किसी भी रिसर्च को ट्रांसलेट नहीं करते हो, यू विल नॉट बी एबल टू सी द यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी।
तो वो रिसर्च एक डॉक्यूमेंट के जितना ही रह जाता है। जब हम उस रिसर्च को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है कि कितने सारे कंसिडरेशन हमें और चाहिए और कितनी सारी चीजें हम ओमिट कर सकते हैं सो दैट वी कैन कम अप विद अ प्रोडक्ट दैट्स मिनिमल, वायबल एंड स्टिल इज इफेक्टिव। तो मुझे लगता है दोनों है। इंडिया में काम इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, इनोवेशन लेवल पे बहुत कम हो रहा है, तो रिसर्च लेवल पे एंड पब्लिकेशन लेवल पे रह जाता है। एंड वो पब्लिकेशन भी स्मॉलर सैंपल साइज के साथ हो रहा है, विद इन वेरी कंट्रोल सेटअप्स हो रहा है। एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करने के फंड्स नहीं है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा सा हमें ये बताएं कि आपने पास्ट में कौन से इवेंट किए हैं और सेंसरी रूम्स के अलावा और क्या क्या प्रोजेक्ट करता है। सो लास्ट ईयर हमने 2 की प्रोजेक्ट किए जिसकी मैं बात करूंगी। एक जीरो प्रोजेक्ट कॉन्फ्रेंस, एक इंटरनेशनल डिसेबिलिटी कॉन्फ्रेंस है जो एवरी ईयर होता है वियना में। जीरो प्रोजेक्ट के साथ हमने वियना में कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत एक कामिंग रूम क्यूरेट किया, ताकि एक्सेसिबिलिटी इंटरवेंशन के अंतर्गत जहाँ बहुत सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे थे, दे वांटेड कि न्यूरो डिवर्जेंट लोग भी इंक्लूड हो सके। तो यूनाइटेड नेशंस वियना की प्रेमाइसेस में हमने एक रूम को मॉडिफाई किया इनटू कामिंग रूम। इस रूम ये इवेंट जो था उसमें कॉन्फ्रेंस अटेंडीज में न्यूरो डिवर्जेंट लोगों के अलावा काफ़ी सारे लोग थे, राइट फ्रॉम चिल्ड्रन टू अडल्ट टू प्रोफेशनल, जिनको अलग अलग कंडीशंस थी या नहीं थी, बट बहुत सारे लोगों ने इस रूम का यूज़ किया। इसमें कामिंग ऑडियोज थे, विजुअल्स थे, कंफर्टेबल सीटिंग थी, प्राइवेट एरियाज थे, जहाँ पे लोग इवन मीटिंग्स के पहले जिनको एंजाइटी होती है वो अपना ब्रेन रीऑर्गेनाइज करने, थॉट्स रीऑर्गेनाइज करने के लिए आ रहे थे। तो दिस वाज वन ऑफ आवर फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। सेकेंड चीज़ जो हमने की जुलाई लास्ट ईयर में, that was we worked with a project for with Tata Power Pay Attention program in collaboration with Anupam Kher Productions. Tata Power worked with them and we had inclusive screenings of a Bollywood movie. It was an Anupam Kher's movie called Tanvi the Great. ये एक ऑटिस्टिक गर्ल की लाइफ जर्नी के ऊपर मूवी है और इसकी स्क्रीनिंग को फ्री एंड इंक्लूसिव किया था इंडिया वाइड। एंड हमने सारी स्क्रीनिंग्स को सेंसरी एक्सेसिबल किया, उसमें सेंसरी जोन्स बनाए ताकि जो लोग भी केयर गिवर्स या बच्चे मूवी देखने आ रहे हैं, अडल्ट आ रहे हैं, अगर मूवी में वो डिस्ट्रेस हो जाते हैं तो इस जोन में आके रिलैक्स कर सकते हैं। साथ साथ में हमने अवेयरनेस किया। ये इनिशिएटिव हमने मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर और चेन्नई जैसे 5 मेट्रो सिटीज में किया। हमारा इसका इम्पैक्ट बहुत लार्ज स्केल था। एक इवेंट में एक दिन में करीबन 3 स्क्रीनिंग्स हो रहे थे और 300 लोग एक स्क्रीनिंग में आ रहे थे एंड मोस्ट ऑफ देम वर न्यूरो डिवर्जेंट इंडिविजुअल्स विद पेरेंट्स या स्कूल। तो काफ़ी बड़े लेवल पे हमें सेंसरी जोन्स का इम्पैक्ट देखने को मिला फ्रॉम बोथ द वर्क दैट वी हैव डन इन द पास्ट। सेंसरी ऑल के काम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हम 3 वर्टिकल्स में ऑपरेट करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्टिकल है वी प्रोवाइड न्यूरो एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स, environmental design consultation, sensory experience zone design and curation। ये हम corporates, events और public spaces के साथ काम करते हैं। Second, we do large level sensitization, awareness and training program। Again, इसका फोकस हमारा रहता है corporates, जहाँ autism at work programs या neurodiversity inclusion programs हैं। उसके अलावा हम ये प्रोग्राम्स आर्किटेक्चरल और डिज़ाइन कॉलेजेस में करते हैं ताकि मेरे जैसे काफ़ी आर्किटेक्ट्स एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन और डिसेबिलिटी को लेके अवेयर हो सके। थर्ड वर्टिकल जो हमारा है, जिसमें हमने अभी 1 साल से काम करना शुरू किया है, विच इज़ असिस्टिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। हम लोग एक डिवाइस बना रहे हैं, रेगुलेशन डिवाइस, जो हेल्प कर सकता है जिन लोगों को सेंसरी इमोशनल चैलेंजेस हैं, मेल्टडाउन होते हैं, उनको म्यूजिक और लाइट बेस्ड इंटरवेंशन से हाउ कैन दे रेगुलेट देमसेल्फ। इस इंक्वायरी के साथ हम इस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं और अभी हम प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे पहुंचे हैं। वी हैव डन आवर फर्स्ट फेज ऑफ पायलट एंड वी आर ट्राइंग टू गो फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वर्जन इन द प्रोटोटाइपिंग। ऑसम। लास्ट के 3 सवाल हैं। एक, अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, जो लोग सेंसरी रूम या सेंसरी इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हैं उनके लिए आपके क्या टिप्स रहेंगे, इन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, और हमारी कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज है आपका। सो पहले तो हम ये बात करेंगे कि अवेयरनेस
कैसे बढ़ाई जा सकती है। हम हमेशा बात करते हैं 3 स्टेप लैडर, पहले अवेयरनेस हो, फिर एक्सेप्टेंस हो, फिर इंक्लूजन हो, इंटीग्रेशन हो। और ये तो है ही, दैट एवरीवन नोस, बट मुझे लगता है कि बहुत फास्ट हमें इस लैडर में आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमें अलग अलग ग्लोबल एग्जाम्पल से सीखना पड़ेगा, जैसे कि कुछ स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो या फिर पब्लिक स्पेस लेवल पे हो। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज आयरलैंड developed autism friendly town program. That town program not only gives residential services for people who have autism and their caregivers, but also has the responsibility कि वो local businesses, public services, इन सब लोगों को aware करे, educate करे and make it a part of the entire ecosystem. तो ऐसे मॉडल एग्जाम्पल्स को हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं और उस इंडिया अप्रोप्रिएट सिमिलर फॉर्मेट्स बना सकते हैं, क्योंकि काफी रेसिडेंशियल सेटअप्स डेवलप हो रहे हैं एंड सम ऑफ देम आई ऑलरेडी नो हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग लोकल बिजनेसेस अराउंड द रेसिडेंशियल सेटअप्स टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑटिज्म फ्रेंडली टाउन। तो ये एक एग्जाम्पल है, जितना ज्यादा हम इंडिया वाइज करेंगे, इतने ज्यादा असिस्टिव लिविंग सेंटर्स बन रहे हैं ऑटिज्म के लिए, उतना ज्यादा रैपिडली हम अवेयरनेस को अलग अलग लोगों तक पहुंचा पाएंगे। सेकेंड इज काफी सारे कॉर्पोरेट्स है, SAP है, माइक्रोसॉफ्ट है, जो न्यूरो डाइवर्सिटी हायरिंग प्रोग्राम करते हैं। न्यूरो डाइवर्सिटी हायरिंग प्रोग्राम्स में अ लॉट ऑफ टाइम्स देयर आर मेनी चैलेंजेस ऑल्सो। आई थिंक इन चैलेंजेस को समझ के, उस चैलेंजेस को समझ के, उसकी केस स्टडीज को समझ के एंड इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैंडिड कॉन्वर्सेशन करके हम ये समझ सकते हैं कि इसको इंडिया लेवल पे हम अपने कॉर्पोरेट्स में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे आफ्टर 18, सो एक स्पेशल स्कूल और एक स्पेशल बच्चे जो बोलते हैं, विच आई डोंट लाइक टू कॉल इट, बट टिपिकली एक जर्नी होती है 18 ईयर्स तक। देयर आर नो सर्विसेज अवेलेबल आफ्टर 18 एज सच एंड वर्क प्लेस इंक्लूजन भी बहुत लिमिटेड है। सो क्यों नहीं हो रहा है और हम उसको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम बहुत सॉलिड अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें एट वर्क प्लेस लेवल स्टार्ट करने पड़ेंगे। थर्ड चीज मुझे लगती है लीड बाय एग्जाम्पल। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमें छोटे छोटे एनवायरमेंटल चेंजेस करना शुरू कर देने चाहिए। जैसे हम एक्सेसिबिलिटी ऑडिट में अगर न्यूरो कंसिडरेशन इन्वॉल्व कर दें, छोटे छोटे कंसिडरेशन, सेंसरी रूम कैन बी अ बिगर इंटरवेंशन, बट हम छोटे छोटे कंसिडरेशन को इन्वॉल्व करें एंड स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट इट कि आज आपका प्लेस एक्सेसिबल होगा टू समवन विद ऑटिज्म if you can do one or two things out of it. तो हमारी जो गाइडलाइंस है उसमें अगर कंसिडरेबल, इम्प्लीमेंटेबल, टैंजिबल चीजें आ जाए और हम ऑल ऑफ दैट एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल यूज इट, तो एनवायरमेंटल लेवल पे भी उसका अवेयरनेस बढ़ेगा। जितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें न्यूरो एक्सेसिबिलिटी, सेंसरी एक्सप्लोरेशन जोन, कामिंग रूम्स या कामिंग स्पेसेस या कामिंग कॉर्नर्स की हम बात करना शुरू करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम एनकरेज करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए हम कॉल फॉर इंटरेस्ट निकालें ताकि ज़्यादा लोग इस फील्ड में आ सके। आई थिंक इन एग्जाम्पल्स से हम अवेयरनेस टू एक एक्शनेबल मॉडल से बात कर सकते हैं एंड स्पेशल स्कूल्स को भी थेराप्यूटिक माइंड फ्रेम में उनकी जो लर्निंग्स है, अगर वो लर्निंग्स को एक्सचेंज करते हैं हमारे जैसे प्रैक्टिशनर्स के साथ, जो बता सके कि जो स्कूल्स में इम्प्लीमेंट उन्होंने किया है, जितने साल से वर्क कर रहा है, अगर इसी को ही हमें मेन स्ट्रीम में लाना है, तो हम इसी उनकी नॉलेज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं मेन स्ट्रीम एनवायरमेंट्स के लिए। आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी फंडामेंटल repository of knowledge that is currently lacking, which all of us accessibility professionals can use to make different environments more accessible. So ये information बनाना, ये information को create करना और इसे promote करना, I think these are some of the practical ways in which हम ये conversations को और acceptance को आगे बढ़ा सकते हैं। Then next thing that you asked that what advice और what message do I have, right? So जो भी लोग न्यूरो डाइवर्सिटी इंक्लूजन के बारे में सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा एक
बहुत छोटा सा सजेशन है कि न्यूरोडाइवर्सिटी इंक्लूजन के लिए किए गए अलग अलग टाइप के आपके एफर्ट्स को खाली इक्विपमेंट्स के थ्रू ना जज करें. सो माय एडवाइस इज टू डू नॉट बिगिन बाय थिंकिंग to have a room which will be full of equipments, and that is how you will create the inclusion. Equipment comes at a very later stage when we think about inclusion. पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किसके लिए बना रहे हैं, नीड्स क्या है, सेंसरी प्रोफाइल क्या है, चैलेंजेस क्या है, क्या 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 अलग अलग एरियाज ऑफ इंटरवेंशन में ये सारी नीड्स, जो चाहे कॉग्निटिव हो, चाहे सेंसरी हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, ये ग्रुप की इतनी सारी डाइवर्स नीड्स को हम इतने सेक्शंस में कौन से इंटरवेंशन से डील कर सकते हैं. सो परचेसिंग अ बबल ट्यूब और परचेसिंग an equipment is not the primary and the only way to start your journey in the neuro inclusion. I think एक assessment करना बहुत जरूरी है, लोगों का भी जिनके लिए आप कर रहे हैं और आपके एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट का भी. So this is the way to start your neuro inclusion journey, and of course the equipments, the accommodations, interventions, all of them will come, but it is very important to define the protocol of how we are looking at including people with neurodivergence with what intention into the mainstream. So ये करना बहुत जरूरी है. My message will be कि हम हमेशा neurodiversity बोलते हैं, and अभी we also have started using neurodivergent. So neurodivergence is now recognized as neurodevelopmental disability, as a larger, broader umbrella where we are talking about autism, ADHD, and neurodiversity is actually the larger natural diversity of human being. So हम सब कहीं ना कहीं हम neurodivergent ना ही हो, शायद हमें neurodevelopmental disability नहीं हो, but we all have neurodiversity. So neurodiversity means natural diversity of human beings. So हम सब, and I think there is no denying that fact, कि हम सब अलग तरीके से, with or without disability, हम सब अलग तरीके से सोचते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं. तो क्योंकि हमने वो डिफरेंसेस को इतना माइन्यूटली समझा नहीं, क्योंकि बाय द टाइम वी इवॉल्व वी डेवलप वेरियस स्ट्रेटजीज एंड कोपिंग मैकेनिज्म्स इस एनवायरनमेंट को और उसकी इंफॉर्मेशन को समझने को, उसको नेविगेट करने को. न्यूरो डिवर्जेंट लोगों ने, काफी लोगों में वो कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप हुई है, एंड सो दैट्स व्हाई फॉर देम एक्सेसिंग द एनवायरनमेंट बिकम्स डिफिकल्ट. सो हमें, we don't have to take it by assumption or take it as a given that just because there is accessibility measures such as those we already know, ramp है, braille है, tactile guidelines हैं, अगर ये available है तो the environment becomes accessible, yes, but automatically becomes accessible for people with neurodivergence. I think ये assumption से हमें धीरे धीरे बाहर आना पड़ेगा. मेरा एजुकेटर्स से, जितने भी हार्ड वर्किंग एजुकेटर्स है, थेरेपिस्ट है, स्पेशल टीचर्स हैं इंडिया में आज, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग वेरी हार्ड, एंड माय मैसेज टू देम इज कि let allow us as innovators also to be a part of this conversation with you. This is not only a subject that can be dealt by a doctor or a therapist. This is not just an area. Different practitioners such as me, an architect or an engineer, we will also, with our relevant skills, we will also be contributing substantially for making lives of individuals with neurodivergence easier and in the mainstream. So consider us as your allies, consider us as people. We want to understand, yeah, we might not be therapists, we might not be doctors, but if we have or we come into a knowledge exchange, we will definitely use the knowledge that you have built for over the years and convert it into practical outcomes which are necessary for children and adults to be included, not just in schools or therapeutic settings, but बाकी larger दुनिया में काफी जगह हम इस knowledge का use कर सकते हैं. So my request is that let us be a part of it. And my message to parents and caregivers, we have recently started
talking to parents and caregivers a lot. We started many initiatives in Sensory Hall to talk about stories of parents and caregivers. काफी बार मुझे लगा कि पेरेंट्स और केयरगिवर्स अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं इस ऑटिज्म इंक्लूजन जर्नी में. एंड आई नो कि वी आर ऑल्सो नॉट अ लॉट ऑफ अस trying to innovate in this. We are some of us trying to innovate, but with your support, with more representation of narratives from India, इंडिया के ऑटिज्म या न्यूरो डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, उसके नैरेटिव्स और सक्सेस स्टोरीज को अगर हम एज पेरेंट्स शेयर करेंगे, बाहर लाएंगे, तो आई थिंक इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एन इकोसिस्टम जहाँ कॉन्वर्जेशंस होंगी. एंड आई वांट पेरेंट्स टू ट्रस्ट कि हमारे जैसे लोग सेंसरी और ऐसे और बहुत सारे इनोवेटर्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं फॉर द लार्जर कॉज ऑफ इंक्लूजन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज. सो माय रिक्वेस्ट टू देम इज प्लीज आस्क फॉर योर राइट, प्लीज आस्क फॉर योर अकोमोडेशन. अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं फ्लाइट्स में, एयरपोर्ट्स पे, आप एयरपोर्ट्स पे एटलीस्ट आस्क देम that do you have a sensory room, do you have a sensory fix, do you have an identity card, do you have a sensitization and training program in place. Start asking questions from various places where you go, whether the person understands it, knows it, or always has a no for an answer. We want you to ask, because when we approach clients, when we approach these stakeholders to create accommodation, हमें ज्यादातर ऐसे आंसर्स मिलते हैं, पर पेरेंट्स को तो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो ही ध्यान रख लेते हैं. सो वी वांट यू टू आस्क फॉर what is inherently your right and right of your child, so that we can also support in creating such environments for you in the near future, in the present. So these are my messages, and I hope कि हमारे जैसे स्टार्टअप, सेंसरी और जैसे स्टार्टअप्स और आए मेन स्ट्रीम में, एक्सेसिबिलिटी में, जो न्यूरो डाइवर्सिटी की कॉन्वर्जेशंस को आगे बढ़ा सकें हमारे साथ. एंड जब भी हम एक्सेसिबिलिटी की बात करें, एंड आई होप कि आपका पॉडकास्ट जितने लोग भी सुनेंगे, आपके जितने भी लिसनर्स हैं, वो भी अब एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो एक बार पॉज करके इतना सोचे कि क्या हम न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों की भी बात कर रहे हैं, या क्या हम उनको इंक्लूड करने के लिए इनफ कोशिश कर रहे हैं. So I hope all of them think about that, and if people start to think, and even from our sector, अगर लोग सोचना शुरू करेंगे तो करना शुरू करेंगे. So this is my only hope that this message gets out, and I might not be the expert in neurodiversity, I might not be the expert in autism, I might not be the expert in anything, but what I know is that I have myself lived experiences of sensory challenges and mental conditions, mental health challenges. I've myself gone into therapy. I've myself first-hand experience of how एक environment और एक environment के अंदर की चीजें, including लोग, इतना limiting हो सकते हैं एक person की progress और उसके participation के लिए. And so, with this personal experience in my heart, I have started this journey of sensory all. We might make mistakes, but all we know is that we want to create something that can benefit people like me, that can benefit more people, and that can create a world where everyone feels that they are belonged. They are belonged with dignity and with respect. So with that, I will hand it over to you. Thank you so much for listening to me. No, it was pleasure listening to you, and you have put things in perspective. Thank you so much for speaking in such a detail so people could understand in very easy manner. Thank you so much once again. Yes, thank you so much for having me. I can't wait to work more on advancing conversations around neuroaccessibility in the future. And Absolutely. I think Radio Udan, what Radio Udan has done is that actually has given wings to the conversation of disability inclusion. And I hope these wings fly not only in the disability segment today, but they fly out in the world
taking our stories, our struggles, our triumphs to everyone, showing that we can and we are trying to achieve inclusion in a very systemic, research-backed manner. And a lot of us are. A lot of us are. So, a very special thanks to you for doing this, what you're doing, and for the whole team of Radio Udan, who are trying their best to having such conversations, be a part of everyday disability, accessibility, inclusion topics in India. So I'm Thank very you. grateful for you. थैंक यू। तो लिसनर्स, बात की आज हमने शिवानी शाह जी से, जो सेंसरी हॉल की फाउंडर हैं, जिन्होंने हमें डिटेल में बताया कि सेंसरी रूम क्या होते हैं, किन लोगों को जरूरत होती है, रिसर्च क्या कहती है, हमें इस दिशा में अवेयरनेस कैसे बढ़ानी चाहिए। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। अब IIT का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। बहुत से पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज IIT में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल, सही मेंटरिंग और एक्सपर्ट गाइडेंस ना मिलने के कारण ये सपना अधूरा रह जाता है। अब आपके सपने को पूरा करेगा CSRL सुपर 30 रेजिडेंशियल मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आप एक डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं और फ्री मेंटरिंग, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी और बेहतरीन गाइडेंस चाहते हैं, तो आज ही जुड़े CSRL सुपर 30 से और अपने सपने को साकार कीजिए। सिर्फ 30 सीट्स अवेलेबल हैं, देर ना करें, आज ही रजिस्टर करें। कॉल 7428582416। ईमेल करें shivamsharma@csrl.in। फ्रेंड्स सबको चाहिए, कंपेनियनशिप की जरूरत सबको होती है और सबको चाहिए अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर। लेकिन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए ये इतना आसान नहीं होता। एक तो सोशल स्टिग्मा और ऊपर से ज्यादातर एप्स इनएक्सेसिबल। अब हो जाइए टेंशन फ्री, क्योंकि आपके लिए लॉन्च हो चुकी है इंडिया की ओनली इंक्लूसिव और एक्सेसिबल सोशल ऐप। जी हाँ, बड़ी अप नेटवर्क ऐप, जहां आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, ढूंढ सकते हैं कंपेनियन और पा सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर भी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए बड़ी अप नेटवर्क ऐप और बढ़ाए एक कदम दोस्ती की ओर। अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं admin@buddyyup.network पर। बड़ी अप नेटवर्क, अब दोस्त ढूंढने की छुट्टी।